हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर को। आपको बता दें, आज आप लोग के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये कलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। आपको बता दें, इसमें से आपको 5 जो है आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस 10 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ में बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। और आपको बता दिए, सभी जो है एनसीईआरटी बैच पर है। आपका जो फाइनल एग्जाम 2022 में आपको 100% देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। तो चलिएगा शुरू करते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। जो चंपारण सत्याग्रह जो हुए थे उसका कारण क्या क्या था। आपको बता दें, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो इसका कारण क्या था, पहला आपको बता दें, चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपियन नीले बहुत अत्याचार करते थे। यानी किसने? यूरोपियन द्वारा यानी जो है अत्याचार करते थे। उसमें 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। जो नील के खेती होती थी उसमें 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था और वहाँ के किसानों पर काफ़ी अत्याचार किया जाता था। ठीक है, उसके दूसरा, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण में के कई किसानों ने उन्हें आकर उनकी समस्याओं को चुना और उनके हितों के लिए सत्याग्रह शुरू कर दी थी। ये सारे जाकर के यानी जो है गांधी जी को बताया। वहाँ के मतलब किसान जो थे चंपारण के, वो जाकर के गांधी जी को कहा और गांधी जी ने जो है वहाँ के किसानों पर यानी जो है अत्याचार हो रहे थे उसके मतलब क्या किया, उसके लिए यानी सत्याग्रह किया। सबसे पहले बता दें 1917 में ये सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार के चंपारण जिला में 1917 में ही ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, माउंटबेटन प्लान क्या है। यानी माउंटबेटन जो प्लान जो है आपका ये क्या था। तो देखिए, माउंटबेटन प्लान के बारे में आपको बता दें, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखी। इसमें संविधान सभा का कार्य जारी रखने को कहा गया। ठीक है, क्या क्या रखने कहा गया? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखी गई। इसमें संविधान सभा का कार्य जारी रखने को कहा। ठीक है, यह भी कहा गया कि यह संविधान उन पर लागू नहीं होगा। पंजाब व बंगाल विधानमंडल मुस्लिम और गैर मुस्लिम जिलों के अनुसार बांटा जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट ये था। पहला पॉइंट आपका 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन रखी, इसमें संविधान सभा का कार्य जारी रखने को कहा गया। देखिए, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन की घोषणा कर दिया था। कब? 3 जून 1947 को। देखिए, माउंटबेटन प्लान के बारे में आप लोग पहले समझिए। ठीक है, पहला पॉइंट था इसका योजना रखी, इसमें संविधान के कार्यों को यानी जारी रखने को कहा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट था पंजाब व बंगाल का विधान मंडल मुस्लिम और गैर मुस्लिम जिलों के अनुसार बांटा जाएगा। राइट। तीसरा पॉइंट था बलूचिस्तान के लोगों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका, पंजाब व बंगाल सिलहट में संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और भारतीय राजाओं को संपूर्ण यानी संप्रभुता लौटा दी जाएगी। यानी चौथा प्लान था इसका। ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन के इन 4 प्लान थे। ठीक है, जो आप लोग देखे हैं अभी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कि आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। जो आपको क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहले आपको बता दें, संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, आपको बता दें 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और ये इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो है सबसे पहले इसका प्रस्तावना जो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा का गठन, संविधान के निर्मित सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। यानी किसके मिशन पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के देखिए निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिसमें कुल 389 सदस्य हो। ठीक है, 389 सदस्य होगा। इसमें कितना? 389 सदस्य होंगे। उसके बाद बता दें आपको, यानी 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर श्रेणी के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतें के प्रतिनिधि थे। तो ये एक मतलब कैबिनेट मिशन में कहा गया, कैबिनेट मिशन यानी मिशन योजना के निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या आपको बता ही दिए 389 हो, यानी 389 हो। और उसमें जो है मतलब 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि और 4 चीफ
कमिश्नर श्रेणी के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासती प्रतिनिधि हो। ठीक है, ये इस तरह का कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान में कुल 389 सदस्य के लिए क्या किया गया था, यानी प्रणान किया गया था 389। ठीक है, 389 प्रांतों के निर्धारित 292 सदस्य स्थान किया गया। और ठीक है, इसमें जो पूरी तरह से यानी इसका क्या किया गया, यानी संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन इसी तरह हुआ था। ठीक है, तो आपको इसमें इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं, हम लोग आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही विवय और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहलाता है कि साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, साइमन कमीशन पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। देखिए, साइमन कमीशन भारत जो आया था वो 1928 को आया था। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए 1919 के एक्ट के अनुसार यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड से एक कमीशन भारत आएगा। यानी क्या, 1919 में एक एक्ट मतलब 1900 रोलेट एक्ट या के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद यानी मूल्यांकन के लिए यानी सुधारों के लिए भारत में इंग्लैंड से जो है कमीशन आएगी। कब कमीशन आएगी? ठीक है, तो देखिए इसलिए 1928 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आया था। यानी देखिए 1919 में रोलेट एक्ट के मतलब इसमें तहत रखा गया था कि 10 वर्ष के बाद यानी भारत में कोई कमीशन आएंगे और उसमें जो रखा जाएगा, ठीक है, जो सुधारों के लिए उसका मतलब आयोग बैठाया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यानी उसके एवज में यानी 1928 में जो है उसके 28 में ही मतलब आ गया क्या, जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक मतलब क्या आयोग भारत आया था। यानी किसी को बिना इन्फॉर्म किए हुए 1928 में भारत में जो है यही साइमन की अध्यक्षता में, जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग आया था। इस आयोग में एक भी भारतीय ना था, जबकि इसका उद्देश्य भारत के हितों के देखभाल करना था। अतः भारतीयों ने इसका स्थान पर बहिष्कार और जोरदार विरोध किया। देखिए, जब भारत के लोग इसमें शामिल नहीं था इस आयोग में, तो ये भारत के हितों के लिए कैसे होता। ठीक है, तो इसका जो है जगह जगह पर काफ़ी यानी बहिष्कार होने लगा, लोगों इसका काफ़ी बहिष्कार होने लगा और काले झंडे सब कुछ दिखाने लगे। ठीक है, जहाँ भी इसको मूल्यांकन करने के लिए आया सब जगह इसको जो है काले झंडे से इसका मतलब क्या किया, बहिष्कार किया गया। उसके बाद देखिए जहाँ भी ये आयोग मतलब आया गया वहाँ पर भारतीयों ने इसका काले झंडे दिखाकर साइमन वापिस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार किया। साइमन वापिस जाओ का नारा लगाया था यही साइमन कमीशन में। ठीक है, तो बहिष्कार किया गया। अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों को दमन एवं बड़ी क्रूरता से किया। जब आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन कर रहे जुलूस के नेतृत्व किया। यानी किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी जो इसका जुलूस का नेतृत्व किया गया पुलिस के भीषण लाठी प्रहार से, यानी लाठी चार्ज से उसका क्या हो गया, यानी गहरी चोट आ गई थी। लाला लाजपत राय को काफ़ी चोट आ गया था, जिनके कई दिन बाद वो फिर क्या कर गए थे, यानी मृत्यु उसका हो गया था। इसी तरह से लखनऊ में जुलूस का नेतृत्व जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि साइमन कमीशन भारत जो आए थे वो 1928 को आए थे। ठीक है, जबकि साइमन कमीशन भारत के हितों के लिए ही था और इसके मूल्यांकन का सुधारों के लिए था, लेकिन यहाँ बिना किसी भारतीय को लेकर वो जो है एक आयोग लेकर के आए थे, जिसका यानी सब भारतीय मिल करके यानी क्या किया, इसका विरोध करने लगा। ठीक है, तो ये था आपका साइमन कमीशन। आयोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना आपको कि वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त में परिचय दे। यानी वीर कुंवर सिंह का एक आपको संक्षिप्त में परिचय देना है आपको कि वीर कुंवर सिंह आगरा के जमशेदपुर बिहार में एक स्थानीय जमींदार थे। वह बड़े जमींदार होने के कारण लोगों में राजा के नाम से भी विख्यात थे। यानी बहुत बड़े जमींदार थे, बिहार के थे और ये बहुत बड़ी जमींदार थे। कुंवर सिंह कहाँ के? आड़ा के जगदीशपुर का। ठीक है, जो बिहार के एक स्थानीय जमींदार थे और वो काफ़ी जमींदार रहने की वजह से उसे राजा के नाम से विख्यात थे। कुंवर सिंह की उम्र बहुत कम थी, यानी कुंवर सिंह की उम्र बहुत कम थी, तो भी उन्हें यानी आजमगढ़ तथा बनारस के अंग्रेजी फौज को पराजित किया था। ठीक है, उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्कर को पराजित कर गंगा पार आने पर प्रमुख जिला जगदीशपुर पहुंचने में सफलता प्राप्त की और अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें, बिहार 1858 के क्रांति का बिहार में जो नेतृत्व जो किया गया था वो कुंवर सिंह के द्वारा ही किया गया था। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी जमींदार थे और इस ज़्यादा जमीन रहने की वजह से इसे राजा के नाम से सब कोई पुकारते थे। और इसका जन्म जो है जगदीशपुर में हुआ था, आरा में पड़ता जो जगदीशपुर, बिहार का एक स्थानीय जमींदार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि 6 नंबर क्वेश्चन के वली जो है क्या है, वली का क्या महत्व है।
यानी वली का क्या महत्व है? देखिए, पीर या गुरु के उत्तराधिकारी को वली या खलीफा कहा जाता है। सूफी मत के प्रत्येक सिलसिले या वर्ग अथवा कड़ी का पीर या गुरु शिक्षा दीक्षा का कार्य संपन्न करने के लिए अपना उत्तराधिकारी वली है। यानी उसका जो कड़ी का या पीर या गुरु के शिक्षा दीक्षा का कार्य जो संपन्न करने के लिए उसका क्या होता है? उत्तराधिकारी या वली कहलाता है इसको, ठीक है। वली, उत्तराधिकारी को ही वली कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, उसका देखिएगा, अथवा खलीफा नियुक्त करता है कि वली शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र। कई वली को एक साथ औलिया कहा जाता है, यानी कई वली को मिलकर के औलिया भी उसे कहा जाता है, ठीक है। और इसका खलीफा नियुक्त करता है, इसका जो भी काम होता है सब वली का काम होता है, ठीक है। और इसका ईश्वर की मित्रता होती है। वली का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का मित्र, ठीक है। कई वली को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? हाँ, औलिया कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वली क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, पीर और मुरीद में क्या अंतर है? बताइए, पीर और मुरीद में क्या अंतर है? तो सूफी मत में आध्यात्मिक गुरु को पीर कहा जाता है, यानी आध्यात्मिक जो वहाँ का गुरु होता है, ठीक है, जो गुरु होता है तो उसको हम लोग क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। यानी आध्यात्मिक गुरु को ही पीर कहा जाता है। इनका बहुत अधिक महत्व होता है। यह मानना होता है कि पीर के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सूफी परंपरा में शिष्य या अनुयायी को मुरीद कहा जाता था। यानी सूफी परंपरा में जो शिष्य यानी विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? यानी मुरीद कहा जाता था, ठीक है। यह सूफी विचारधारा के बारे में पीर से ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्हें भी पीर के आश्रम में रहना पड़ता था। तो आपको बता दें, जो सूफी परंपरा में जो चल रहा था, तो शिष्य को यानी जो भी यानी उसका जो गाइडलाइन रहता है, अपने गुरु के गाइडलाइन के अनुसार जो चलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी मुरीद बोलते हैं। और उसके विचारधारा पर के बारे में जानकारी लेना या उसके विचारधारा को यानी पालन करना, उसी पे यानी चलना, उसी के रास्ते पर चलना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी मुरीद बोलते हैं। और वो पीर के कहने पर यानी कि इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हीं के आश्रम में रहता है और वहीं उसको रहना पड़ता है, ठीक है। और उसके ही गाइडलाइन के अनुसार वो चलता है। तो इसी को हम लोग पीर और मुरीद का अंतर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, गुरु को ही पीर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मतलब कोलिन मैकेंजी कौन थे? कॉलिन जो मैकेंजी थे, ये कौन थे? कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार थे, जिनका जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक था मानचित्रकार थे, जिनका जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें भारत का प्रथम सर्वे जनरल बनाया और 1821 ईस्वी में अपने मृत्यु तक इस पद पर कार्य करते रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कोलिन मैकेंजी कौन थे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके देखिए आप आगे इसके भारत के अतीत को समझाएं और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने स्थानीय परंपराओं का संकलन किया तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण आरंभ किया था। यानी जो ऐतिहासिक स्थल था उसका यानी जो भ्रमण किया गया था, और उसका भारत के अतीत के समझने और उपनिवेश के प्रशंसा से आसान बनाने के लिए उन्होंने स्थानीय परंपराओं का संकलन किया। जो स्थानीय लोगों जो है, सामाजिक लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग था, वो क्या क्या करते थे उससे यानी संकलन किया तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया, यानी भ्रमण किया, ठीक है। ये चौथा पॉइंट। इसका पांचवा पॉइंट है, भारत के कई स्थानों से कानूनी तथा रीति रिवाजों को विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देना जैसा कार्य उनके सर्वेक्षण में सम्मिलित थे। तो ये सब चीज़ें जो है यानी उसका रीति रिवाजों, जो कई स्थानों में जाकर के कानूनों तथा रीति रिवाजों के बारे में जानना, जो विषय के में महत्वपूर्ण जानकारी देता था, जैसे कार्य उनके सर्वेक्षण में सम्मिलित थे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, कि विजयनगर साम्राज्य के व्यापार तथा का वर्णन करें। व्यापार का वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य के जो है व्यापार का आपको वर्णन करना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के व्यापार का अगर हम लोग वर्णन करें, तो विजयनगर साम्राज्य का व्यापार, विजयनगर के शासकों के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अरब तथा मध्य एशिया के घोड़ों की आवश्यकता थी। उन्होंने इस देशों में से घोड़ों का आयात किया। यानी विजयनगर शासकों के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों की जो है आवश्यकता थी, उन्हें इन देशों से उसे आयात करना पड़ा। उसके बाद दूसरा था, व्यापारी के स्थानीय समूह यथा कुदेड़ियों, चट्टी या घोड़ों के व्यापारी भी इसमें रुचि लेते थे। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका है, 1498 ईस्वी से पुर्तगाली व्यापारी भी भारत आकर इसके पश्चिमी तट पर बस गए थे। अपनी बेहद सामरिक तकनीक एवं बंदूकों के प्रयोग से वे राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, हो गए। तो ये था आपका। उसका चौथा पॉइंट था आपका, विजयनगर मसालों में वस्त्रों तथा रत्नों
यानी रत्नों की एक बहुत बड़ी बाजार था। यहाँ की जनता महंगी वस्तुओं का आयात करती थी और उन्नत व्यापार ने राज्य के राजस्व आय को यानी बढ़ाया। ठीक है, ये था इसका पॉइंट। यानी विजयनगर मसालों, वस्तुओं तथा रत्नों के एक बहुत बड़ी बाजार था, जहाँ की जनता महंगी वस्तुओं का आयात करते थे। उन्नत व्यापार ने राज्य की राजस्व आय को यानी बढ़ाया। ठीक है, ये था यानी चौथा पॉइंट इसका। आपको बता दें, ये जो है आपका वर्णन किया गया था इसमें विजयनगर साम्राज्य के व्यापार का वर्णन। तो ये 5 इसका वर्णन आपको हम बताया। पहला वर्णन बताया कि विजयनगर शासक को युद्ध की विजय प्राप्त करने के लिए उसको क्या किया था, यानी घोड़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा था। तो वो क्या किया था, अरब से और एशिया से जो है घोड़ों का आयात किया। ठीक है, व्यापारों के स्थानीय समूह तथा कुदरियों, चेट्टिया, घोड़ों के व्यापारी भी इसमें रुचि लेते थे। चौथा पॉइंट इसका था 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी भी भारत आकर इसके पश्चिमी तट पर बस गए और अपने बेहद सामरिक तकनीकी एवं बंदूकों के प्रयोग से वह राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए थे। यानी ये चौथा ये सारा पॉइंट था, इन 4 पॉइंट था। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और सब्जेक्टिव को लेकर के आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट है, आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, आप सोचते होंगे कि मेरा सब्जेक्टिव का तैयारी जल्दी कैसे होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। आपके लिए हम लेकर के आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको बिल्कुल चुटकियों में आपको याद कर लेना है। बिल्कुल एनसीईआरटी बैच पर आपको रहेगा, जो आपके फाइनल एग्जाम में 2022 में आने वाला रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पे कहीं भी या कोई भी ब्राउज़र फीचर में आकर के आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम, उसके बाद स्टडी, STUDY, उसके बाद .com लगा देंगे आप। .com लगा करके जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको टाइप करना है इस तरह का, बोर्ड एग्जाम STUDY.com, इस तरह टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यानी इंटरफेस आएगा, जो आपका खुल गया है। आपके सामने इसको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं क्लास 12 आर्ट्स क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ आपको नहीं देखना है, ये सारा आप कहीं भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन आपको हम बता देते हैं जहाँ आप बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपको आ जाना क्या, रिसेंट पोस्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको क्लिक नहीं करवाएंगे, आपको कैटेगरीज पे आ जाना है। जैसे आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का है, आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, हिंदी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, फिलोसफी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कहीं भी आपको यानी क्लिक कर देना। जैसे कि आपको अगर देखना है पॉलिटिकल साइंस का, अगर ही मान लें तो पॉलिटिकल साइंस में क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए आपके सामने यानी इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आपको ये पोस्ट देखना है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको देखना है तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू में। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा पोस्ट आपको मिलेगा, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सैम्पल पेपर, ये भी आपको देखना है तो यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कोई भी सब्जेक्ट का आपको देखना है तो डायरेक्ट कंटिन्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पोस्ट यानी खुल करके रेडी हो जाता है। आप यानी किसी भी पोस्ट में जाकर के उसका आंसर क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इससे जो है आपको यानी कम समय में आपका यानी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हाँ, आप देखिए, अब फिर आना आपको बैक आना है, कोई भी सब्जेक्ट का फिर ले लेना। उसी तरह आप ऊपर वाला ही आपको अगर देख लेना है कि सिंपल पेपर अगर आपको देखना, तो सिंपल पेपर में हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू रीडिंग करना है आपको। तो देखिए इस प्रकार का आपका रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको सभी सब्जेक्टिव भी देखना है तो बैक आना है आपको फिर, और भी अगर बैक में आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपको अगर ज्योग्राफी का देखना है तो ज्योग्राफी में क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपका यानी खुलने लगेगा, जो भी पोस्ट रहेगा आपको देखना है उसी तरह देख लेना है। उसके बाद आप ऊपर में भी अगर आकर देख सकते हैं कि ऊपर में आपको देखना है ये सब सब्जेक्टिव, तो यहाँ भी खुलेंगे तो ये भी खुल जाएंगे आपका। ये भी आपका जो है सब्जेक्टिव हिस्ट्री का ही मिल जाएगा आपको, ये हिस्ट्री का मिलेगा। तो इस तरह आप यानी सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों में भी आप लोग कृपया शेयर कर देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको यानी हम पूरी तरह से यानी सॉल्व करके बता दिए। तो इन 9 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से अगर देख लिए हैं, आपको अगर समझ में आ गया है, तो आपको बता दें 5 क्वेश्चन तो आपको 100% आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो जितने सारे बच्चे क्लास को देखें, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जरूर जम करके शेयर करें। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।